हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग गुप्त काल के बारे में बात कर रहे थे, तो आज की वीडियो में हम लोग गुप्त काल की स्थापत्य और कला के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को गुप्त काल के समाज और उस टाइम किस किस तरीके के धर्म देखने को मिलते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में हम लोग उस टाइम की कला के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गुप्त काल की कला के बारे में बात करें अगर, तो इस टाइम पे हमें 3 तरीके की कला देखने को मिलती है। एक का नाम है स्थापत्य कला, जिसमें आज हम लोग स्तूप, मंदिर और विहार के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर इसमें हम लोग चित्रकला को देखेंगे। मैंने जब मौर्योत्तर काल कराया था, इसके पहले गुप्त काल के पहले, उस टाइम पे मैंने बताया था कि मौर्योत्तर काल में भी हमें चित्रकला देखने को मिलती थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे चित्रकला के बारे में आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि चित्रकला की जो ये अजंता और बाघ चित्रकला जो है, ये 2 शैलियाँ जो हैं वो हमें इनकी शुरुआत तो मौर्योत्तर काल से ही देखने को मिलती है, लेकिन गुप्त काल में आते आते इनका और ज़्यादा विकास होने लगा था, तो इसीलिए इनको हम लोग गुप्त काल में ही देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग गुप्त काल में मूर्ति कला के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी मूर्तियों का भी निर्माण होने लगा था। लेकिन ये इस टाइम पे जो मूर्तियां बनाई जाती थी, वो मूर्तियां हमें उन्हीं शैलियों में देखने को मिलती हैं जिनके बारे में हमने मौर्योत्तर काल में वर्णन किया था। यानी कि मौर्योत्तर काल में हमने कौन कौन सी शैलियाँ पढ़ी थी मूर्ति कला की? गांधार शैली पढ़ी थी हमने, मथुरा शैली पढ़ी थी, अमरावती शैली पढ़ी थी। तो वही उसी तरीके की मूर्तियाँ हमें गुप्त काल में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन इस काल में चित्रकला जो है और स्थापत्य कला में जो मंदिर वाली कला है, इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ स्थापत्य कला के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। स्थापत्य कला में सबसे पहले हम लोग स्तूप के बारे में बात कर लेते हैं। स्तूप के बारे में जैसा कि मैंने मौर्योत्तर काल में भी पढ़ाया था स्थापत्य कला में, इसके पहले मैंने जब मौर्य काल कराया था तो उसमें भी पढ़ाया था। क्योंकि ये जो स्तूप और जो विहार हैं वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित होते थे। इसके अलावा अशोका के जो धम्म था उससे भी संबंधित बहुत सारे स्तूप जो होते थे वो बनाए जाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता कम होने लगी थी। उन्हें अब कोई भी ज़्यादा संरक्षण नहीं देता था, इसीलिए हमें स्तूप और विहार जो है इनका निर्माण होता हुआ कम दिखाई देता है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम गुप्त काल में स्तूपों के बारे में बात करें तो कुछ हमें स्तूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजगृह जो है वहाँ पे हमें जरासंध की बैठक है नाम से एक स्तूप देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें सारनाथ में धमेक नामक एक स्तूप देखने को मिलता है। अगर हम कलात्मक और संख्यात्मक दोनों ही दृष्टिकोणों से बात करें तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि स्तूप निर्माण की परंपरा में ह्रास के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो स्तूप होते थे वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित होते थे, तो इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की लोकप्रियता कम हुई थी, इसीलिए हमें इनकी संख्या और इनकी जो बनावट होती थी वो दोनों ही तरीके से इनमें ह्रास होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम कुछ ह्रास की बात करें कि हमें कैसा दिखाई देता है, कि स्तूप के जब निर्माण होता था तो उसमें जो ईंटों का प्रयोग होता था वो कुछ अलग तरीके से होने लगा था या फिर ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाई जाती थी। इसके अलावा जो चबूतरा बनाया जाता था उसकी ऊंचाई भी अब हमें कम देखने को मिलने लगी थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम पे जो है इनका ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अगर हम गुप्तों के बाद बात करें स्तूप के, तो उसके हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यानी कि गुप्त काल में थोड़े बहुत ही साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन गुप्तों के बाद जो है स्तूप निर्माण पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब हम लोग
देख लेते हैं। कुछ इस तरीके के स्तूप जो हैं वो बनाए जाते थे, जैसा कि मैंने इसके पहले मौर्योत्तर काल और मौर्य काल में भी दिखाया था। अब हम लोग बिहारों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो बिहार है, ये आप जो प्रेजेंट टाइम का जो बिहार ज़िला है उससे कंपेयर मत कीजिएगा। ये बिहार जो हैं वो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित होते थे। अब हम लोग अगर बिहारों के बारे में बात करें तो गुप्त काल में भी हमें बिहारों के निर्माण की परंपरा देखने को मिलती है। एक तरफ अगर हम बात करें अजंता की जो पहाड़ियाँ थीं उनमें भी हमें कुछ बिहारों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में उदयगिरी की पहाड़ियों में भी हमें कुछ बिहारों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इस टाइम के सबसे जो बड़े या फिर प्रसिद्ध बिहार के बारे में बात करें तो वो इस टाइम पे नालंदा महाविहार या फिर जिसे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय भी कहते हैं, वो हमें इस टाइम का सबसे बड़ा महाविहार देखने को मिलता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस काल में भी हम यही देखते हैं कि मौर्योत्तर काल की तुलना में संख्यात्मक दृष्टिकोण से बिहारों की संख्या जो है वो कम देखने को मिलती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि मौर्योत्तर काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित था, इसीलिए उस टाइम पे ज़्यादा बिहार बनाए जाते थे और इस टाइम पे उनकी संख्या कम देखने को मिलने लगी थी। लेकिन इस टाइम पे अब पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, ये जो है बिहार का एक चित्र है। तो इसी तरीके के जो विहार होते थे वो बनाए जाते थे। अब हम लोग मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को गुप्त काल के धर्म के बारे में बताया था। तो धर्म में जैसा कि मैंने बात किया था, इस टाइम पे हिंदू धर्म या फिर जो ब्राह्मण धर्म है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देखने को मिलता था और इसीलिए हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे मंदिर इस टाइम पे बनाए गए थे। अगर हम बात करें हिंदू धर्म के मंदिर जो हैं इनके निर्माण की शुरुआत तो मौर्योत्तर काल में ही हो गई थी, लेकिन गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य के निर्माण की जो विशेषताएं हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्त काल में ही हमें सबसे पहले मंदिर में शिखर शैली के जो मंदिर हैं उनके भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसीलिए गुप्त काल के जो मंदिर हैं उनको शिखर शैली के मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्त काल के जो मंदिर स्थापत्य है उसका क्रमशः विकास हुआ, यानी कि धीरे धीरे उसका विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें गुप्त काल के बाद फिर हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल आएगा। तो जब पूर्व मध्यकाल आता है तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े पैमाने पर मंदिर स्थापत्य का विकास होता हुआ दिखाई देता है और उस टाइम पे हमें मंदिर स्थापत्य की 3 श्रेणियों की जानकारी मिलती है, जैसे कि इसमें हम देखेंगे नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ये जो मंदिर स्थापत्य की 3 जो श्रेणियाँ या फिर इन्हें हम शैलियाँ बोलें तो ये जो 3 तरीके की हैं इनके बारे में हम लोग आगे जब पूर्व मध्यकाल में बात करेंगे उस टाइम पे मैं आप लोगों को इन्हें तीनों शैलियों को डिटेल में बताऊंगी। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इस टाइम पे अगर हम बात करें बहुत सारे हमें मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मंदिर जो हैं वो बहुत प्रमुख थे। जैसे कि हम बात करें, एक तिगवा मंदिर है जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और ये भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक ऐरण मंदिर है, ये भी मध्य प्रदेश में और विष्णु जी का ही मंदिर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक उदयगिरी मंदिर जो है वो ये भी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये बरहाय मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और बरहाय जो है वो भी विष्णु का ही एक रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा झांसी का जो मंदिर है, झांसी कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हमें दशावतार मंदिर देखने को मिलता है और ये भी विष्णु जी से ही संबंधित मंदिर है। उनके ही 10 अवतार 10 रूप उनके दिखाए गए हैं और ये जो मंदिर है इसमें सर्वप्रथम हमें शिखर जो है वो देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, भूमरा नामक एक मंदिर है जो मध्य प्रदेश में है और ये भगवान शिव जी से संबंधित मंदिर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा नचना कुमार नामक एक मंदिर है जो ये भी मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है और ये पार्वती से संबंधित मंदिर हमें देखने को मिलता है।
इसके अलावा एक और मंदिर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम सिरपुर है। ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है और ये एक लक्ष्मण मंदिर है, यानी कि जो लक्ष्मण जी थे उनके ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। अब हम लोग ये देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके के जो मंदिर हैं वो इस टाइम पे बनाए जाते थे, जैसा कि हमने बहुत सारे मंदिर जो हैं वो प्रेजेंट टाइम पे भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ये जो मंदिर होते थे इनकी संरचना के बारे में बात करें तो इनमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चबूतरा बनाया जाता था, जिसे ये लोग जगती या फिर अधिष्ठान भी कहते थे। इसके अलावा इस मंदिर में सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी। इसके अलावा मंदिर या फिर जैसे अर्ध मंडप भी कहते हैं, मंडप या अर्ध मंडप, वो भी देखने को मिलता था। इसके अलावा गर्भगृह होता था जहाँ पर जो मुख्य देवता है उसकी मूर्ति रखी जाती थी। इसके अलावा छत जो होती थी वो शिखर के आकार की होती थी, तो वो भी इस टाइम पे हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग प्रवेश द्वार के बारे में बात करें तो प्रवेश द्वार पे यमुना की मूर्ति देखने को मिलती थी। इसके अलावा शंख, कमल और स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये भी हमें प्रवेश द्वार पे देखने को मिलता था। इसके अलावा अगर हम शिखर की बात करें तो शिखर के ऊपर अमलकम या कमल जो है इसका फूल की जो चित्र होता था वो बनाया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके के जो मंदिर होते थे उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता था। ये यहाँ पे सबसे अंदर जो है वो गर्भगृह देखने को मिलता था जहाँ जो मेन देवता है उसकी मूर्ति रखी जाती थी। तो इस तरीके के आप मंदिर के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक और मंदिर का स्ट्रक्चर है। तो कुछ इस तरीके के जो मंदिर होते थे वो इस टाइम पे बनाए जाते थे। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं, जैसे कि गुप्त काल में हमें मंदिरों के निर्माण की एक और शैली देखने को मिलती है जिसे पंचायतन शैली कहते हैं। ये जो शैली है इसका हमें पूर्व मध्यकाल में बड़े पैमाने पर विकास होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम इस शैली के बारे में बात करें तो ये जो शैली होती थी इसमें मुख्य देवता के साथ साथ और जो 4 सहयोगी देवता होते थे उनका भी मंदिर का निर्माण करवाया जाता था। यानी कि ये जो 4 और एक जो मुख्य देवता है यानी कि इस टाइम पे यहाँ पे 5 मंदिर बनाए जाते थे एक साथ। जो मुख्य देवता होता था उसका बड़ा मंदिर बनाया जाता था और उसके चारों ओर बोल सकते हैं हम ये 4 जो और सहयोगी देवता हैं उनके भी मंदिर बनाए जाते थे। तो इसीलिए इस शैली को पंचायतन शैली भी कहा जाता है। तो उसका निर्माण भी हमें गुप्त काल में होता हुआ दिखाई देता है। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने स्थापत्य कला के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चित्रकला के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम लोग अजंता और बाघ चित्रकला के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।